हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज का। तो मैंने आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आइए अब हम डेट इक्विटी रेशियो का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन ट्रांजैक्शंस का डेट इक्विटी रेशो पे क्या इफेक्ट होगा। मतलब रेशो इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा या फिर नो इफेक्ट। तीन बातों में से हमें एक बात आंसर में बतानी होगी, इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। डेट इक्विटी रेशो एक कंपनी का हमको गिवन है, दैट इज 1:2। कहने का क्या मतलब है, कंपनी कहना चाहती है कि डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी हमको गिवन है। हम कह सकते हैं 1/2। अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूं तो रेशो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है, 0.5:1। ठीक है, तो हमको बाय डिफॉल्ट रेशो गिवन है, दैट इज 0.5:1। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट इसको मॉनेटरी टर्म में लिखना चाहें, अपनी तरफ से एज्यूम करके कुछ मानकर, तो ऐसा मान लीजिए कि हमको गिवन है कि डेट की वैल्यू है 1 लाख और इक्विटी हमको गिवन है 2 लाख। मान लीजिए स्टार्टिंग में ये हमारे पास इक्वेशन है, रेशो हमने निकाल लिया। अब हमको पहली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखना होगा कि पहली ट्रांजैक्शन के बाद हमारा रेशो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलो, रीपेमेंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ 40,000। मैंने 40,000 रुपए की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की पेमेंट कर दी है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का टॉपिक किस में आता है, डेट में आता है। अब 40,000 रुपए की जैसे ही मैंने पेमेंट की तो क्या होगा, डेट में से 40,000 रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेट का पार्ट है। तो यहां पर डेट कितने रह जाएंगे, 60,000। जबकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग की पेमेंट की है और हमारे पास से कैश कम हो गया। हमारा इफेक्ट हुआ है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स यहां पर नहीं है, कहीं पर भी करंट एसेट्स इसमें से किसी का भी पार्ट नहीं है, यह बात हमको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, 40,000 रुपए हमारा डेट का पार्ट था जो कि कम हो चुका है। तो 40,000 की ट्रांजैक्शन करने के बाद अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करके देखूं तो हमारे पास जो रेशो आएगा वो आएगा 0.3:1। मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा रेशो कम हो जाएगा, डेट इक्विटी रेशो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा पहली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट। इसी तरह से हमें बाकी ट्रांजैक्शंस भी बतानी है। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है कि मैंने एक फिक्स एसेट्स 50,000 रुपए की परचेज की है। ये परचेज मैंने कैसे की है, लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे। मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी तो आज खरीद ली 50,000 रुपए की, पर पेमेंट मैं इसकी थोड़ी थोड़ी करके करने वाला हूं। 10,000 मैं इस साल दे दूंगा, 10,000 अगले साल, 10,000 अगले साल, 10,000 अगले साल। तो हम इसकी पेमेंट थोड़ी थोड़ी करके देने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है मान लीजिए। तो हमने क्या किया है, फिक्स्ड एसेट्स परचेज की हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स परचेज की हैं तो फिक्स्ड एसेट्स हमारा हो गया एसेट्स का पार्ट। अब यहां पर क्वेश्चन में कहीं पर भी एसेट्स नहीं है। दूसरी बात, हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी पेमेंट हमको करनी है लंबे समय में। इससे हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। जब जब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंक्रीज होती है मतलब हमारा डेट वाला पार्ट इंक्रीज हो जाता है।
इस क्वेश्चन के अंदर हम बाय डिफॉल्ट इक्वेशन क्या मानकर चल रहे थे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये हम बाय डिफॉल्ट इक्वेशन स्टार्टिंग में लेकर चल रहे हैं। अब सेकंड इक्वेशन का अगर इफेक्ट देखें तो हमारे पास 50,000 रुपए की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंक्रीज होने वाली है जो डेट में आकर ऐड हो गया, और इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसका इफेक्ट कहां पर आएगा, एसेट्स पे आएगा। अब एसेट्स ना तो डेट्स में है ना इक्विटी में है, तो सिर्फ इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा डेट वाला पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया, 1.5 लाख, नीचे क्या है, सिर्फ 2 लाख। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 0.75:1। क्या, 0.75:1। मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा रेशो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेशो हमको क्या गिवन है, 0.5:1। इस ट्रांजैक्शन की वजह से, सेकंड ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा रेशो इंक्रीज हो जाएगा। पहले 0.5 है तो अभी 0.75:1 हो गया है। तो ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से हमको अभी थर्ड इक्वेशन भी देखनी है। हमने न्यू इक्विटी शेयर इशू किए हैं, कितने के, 75,000 रुपए के। 75,000 रुपए हमारे पास आ गए, दूसरी तरफ से हमारे पास इक्विटी वाला पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास इक्विटी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा कितना, 75,000। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से डेट वाला पार्ट जो 1 लाख है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या रखा हुआ है, 1 लाख, हमको डिवाइड किससे करना है, 2,75,000। अगर हम इसको सोल्व करके देखें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.36:1। मतलब थर्ड ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा रेशो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ थर्ड ट्रांजैक्शन का इफेक्ट। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड 20,000। हम लोगों ने क्या किया है, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है कि डिविडेंड की पेमेंट्स की जाएगी, की नहीं है, करेंगे। अब जब जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट्स कह लीजिए या शेयर होल्डर फंड्स कम हो जाते हैं, और किस में ऐड हो जाते हैं, करंट लायबिलिटीज में। हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई और शेयर होल्डर फंड कम हो गए। अब करंट लायबिलिटी का इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किसका है, शेयर होल्डर फंड्स का, क्योंकि जब जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो शेयर होल्डर फंड्स हमेशा कम हो जाते हैं। तो यहां पर जैसे ही हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो यहां पर 20,000 रुपए से कम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ऊपर डेट 1 लाख एज इट इज, नीचे 1,80,000। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास रेशो 0.56:1 हो जाएगा। कितना, 0.56:1। मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा रेशो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास 0.5 है, अब क्या हो गया 0.56, जो कि 0.5 से बड़ा है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन की वजह से रेशो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ध्यान से देखते हैं। कंपनी ने क्या किया है, जो डिविडेंड ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया था हमने उसकी पेमेंट कर दी है। डिविडेंड जो हमने पहले से डिक्लेयर किया हुआ था उसकी हमने पेमेंट कर दी है। जो डिविडेंड हम डिक्लेयर कर चुके होते हैं, मैंने क्या बताया था, वो क्या बन जाता है, करंट लायबिलिटीज बन जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से एक तो करंट लायबिलिटीज हमारी कम हो गई, कैश जाएगा मान लीजिए, तो क्या करंट एसेट्स कम हो जाएंगी। तो इधर से करंट लायबिलिटीज खत्म और इधर से हमारा करंट एसेट्स खत्म। अब करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स दोनों इस रेशो का कोई भी पार्ट नहीं है। तो इस फिफ्थ ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे क्वेश्चन के ऊपर हमारे रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। नेक्स्ट देखिए, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स परचेज की हैं उधार में। अब जब जब हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं तो हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स।
ठीक है, तो क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए और इधर से मेरे पास गुड्स आ गई, मतलब करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, जो कि डेट इक्विटी रेशो का पार्ट नहीं है, ना करंट एसेट्स ना करंट लायबिलिटीज। मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से भी रेशो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये बात मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं, जैसे ही मैंने गुड्स खरीदी है उधार में, एक तो मेरे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, दूसरा मेरे पास स्टॉक इंक्रीज हो गया, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर की फॉर्म में, स्टॉक करंट एसेट्स की फॉर्म में। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों हमारे रेशो में फिट नहीं होते। अब जब रेशो में फिट ही नहीं होते तो हमारा रेशो कैसे इफेक्ट हो सकता है? तो रेशो इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन की वजह से भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स। मान लीजिए मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। अब क्रेडिटर्स कहां आते हैं? करंट लायबिलिटीज में। कैश कहां से जाएगा? करंट एसेट्स में। तो डेफिनेटली इस ट्रांजैक्शन की वजह से भी हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इफेक्ट हो रही हैं, और ना करंट एसेट्स इसका हिस्सा है ना करंट लायबिलिटीज। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन की वजह से भी हमारे इस रेशो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो यहां पर ध्यान से देखिए, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन के ऊपर, रेशो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं कंक्लूड करूं तो ध्यान से देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ डेट में कमी होती है, अगर सिर्फ और सिर्फ डेट में कमी होती है, तो आप सोचकर देखिए कि रेशो पे क्या इफेक्ट आया था। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा सिर्फ डेट वाला पार्ट कम हुआ था, तो अगर सिर्फ और सिर्फ डेट कम होता है तो मतलब हमारा रेशो रिड्यूस हो जाता है, रेशो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हमारा इक्विटी वाला पार्ट कम होता है तो रेशो इंक्रीज हो जाता है। अगर हमारा डेट भी बढ़ रहा है, अगर हमारी इक्विटी भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है हमारा रेशो कम होने वाला है। अगर डेट भी कम हो रहा है, सेम अमाउंट से इक्विटी भी कम हो रही है, तो रेशो इंक्रीज होने वाला है। तो इसको हम कंक्लूजन फॉर्म में, निष्कर्ष की फॉर्म में देख सकते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ डेट कम हो रहा है तो रेशो कम होगा, अगर सिर्फ इक्विटी कम हुई है तो रेशो इंक्रीज हो जाएगा, अगर डेट भी इंक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट से, अगर इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि रेशो हमारा रिड्यूस होने वाला है, गिरने वाला है। डेट अगर कम, सेम अमाउंट से अगर इक्विटी भी कम, तो रेशो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, कोई अमाउंट आप एज्यूम करके देखिए और प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको पता चल जाएगा रेशो के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। यही बातें हमने इस ट्रांजैक्शन के थ्रू भी डिस्कस की हैं। तो ऐसा ही हम एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत गहराई से। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।